नमस्कार दोस्तों। अभी तक के भारतीय इतिहास में हमने मध्यकालीन इतिहास के लगभग पड़ाव पर हैं, जिस पर हमने मुगल वंश स्टार्ट कर दिया है। मुगल वंश के शासकों में बाबर, हुमायूं और इन्हीं काल के बीच में हुमायूं को हराकर दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला सूर वंश का शासक शेर शाह सूरी, जो कि बहुत प्रतापी शासक था और उसके द्वारा कई बेहतरीन काम किए गए, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड बनवाना, प्यालू लगवाना, नहरों का निर्माण कराना। हर क्षेत्र में उसने विशेष योगदान दिया। ठीक है, तो इन मुगल वंश के बीच में सूर वंश का उसने शासन स्थापित किया। हुमायूं को दिल्ली की सल्तनत से हटाया। 15 सालों तक हुमायूं एक निर्वासन जिंदगी जीता रहा। ठीक है, अब उसी के क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। हुमायूं के पुत्र अकबर एक महान शासक रहा, जिसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि वह शुरुआत में कैसे पेटीकोट के शासन में रहता है। बचपन में ही उसको जो शासन मिलता है वो पहले महिलाओं के बीच में शासन करता है, फिर बंदा बहादुर के अधीन शासन करता है, फिर धीरे धीरे वह कैसे खुद का शासन करता है। हर क्षेत्र को उसने विजित किया। उसके द्वारा जजिया कर समाप्त करना, दास प्रथा का अंत करना, ब्राह्मणों पर कर लगाना बंद करना, दहल इबादत खाना का निर्माण कराना, मजहर की व्यवस्था करना, कई अच्छे कार्य किए गए। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, इन सब चीज़ों का निर्माण, मतलब कई उसमें देखेंगे आज के लेक्चर में हम। अभी 2 दिन आपको क्लासें नहीं मिल पाई, उसका यह कारण था कि हम लोग एक मुहिम चलाए हुए थे कि यूपी पीसीएस मेन से ऑप्शन को हटाया जाए। तो 2 दिन आप लोगों को इससे सूचना दी गई थी। आज भी हम लोग आयोग अभी जाएंगे 3 बजे के करीब। बात होने की है कि 2022 मेंस में स्केलिंग की व्यवस्था रखी जाए। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने किसी ने मेंस दिया होगा, 2-4 लोगों ने, कोई नहीं दिया होगा, तो ऑप्शनल हटने ना हटने का जो दर्द छात्रों में है वो शायद आप महसूस न कर पाए हो अगर आपने मेंस अभी तक या इंटरव्यू से छटे ना हो। इसलिए प्रयास किया गया और यह प्रयास एक अच्छी स्थिति में हुआ। काफ़ी लड़कों ने सहयोग दिया। बाकी हमारे विरोध में भी हमसे जलन रखने वाले कोचिंग संस्थानों में तो जैसे आग लग गई, जो ऑप्शनल लिए थे, पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ ज्ञात नहीं है क्या कैसे हो रहा है। वो हमारे उत्कर्ष द्विवेदी सर इस क्षेत्र के माहिर, ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन उत्कर्ष द्विवेदी सर का यह मुहिम जो इन्होंने छेड़ा ऑप्शनल हटाने का, वो निश्चित रूप से योगी जी तक ये बातें पहुंच चुकी हैं। लगभग हर नेताओं से लोग मिल चुके हैं, शासन प्रशासन हर जगह अपनी बात 2 दिन में हम लोगों ने रख ली। और अभी भी जो हमारे अधिकारी वर्ग, हमारे स्टूडेंट रहे जो अधिकारी बन चुके हैं, जो सचिवालय में या कहीं भी हैं, उनसे यह दबाव बनाया गया है कि वो पर्सनली बात करें। तो रिज़ल्ट, अगर ओवरऑल रिज़ल्ट की बात करें तो जहाँ तक है रिज़ल्ट हमारा सकारात्मक ही आने वाला है। तो उसका द्विवेदी सर के इसके लिए बहुत बहुत आभारी हम लोग खुद भी एक एस्पिरेंट की वजह से देख सकते हैं, आभार मानेंगे उनका। ठीक है, तो एक बेहतरीन पहल रही। चलिए अब आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो 2 दिन नहीं हुई इसकी बात छोड़िए, अब आज से अब हम लोग, अगर अभी तक का अध्ययन हमने देखा है तो आपकी करंट एकदम कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि करंट हम आपको पर डे प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े होंगे आपको करंट पर डे मिल रही है। उसकी PDF दिसंबर तक सर ने एक अच्छा PDF बनाया हुआ, एक वीडियो बनाई हुई है। करंट आपका एकदम हमारे साथ बन के रहिए। करंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आगे केवल रिवीजन रहेगा। मई अप्रैल लास्ट तक आप केवल रिवीजन करेंगे। अप्रैल के बाद 14 दिन वो, और इधर अप्रैल पूरा केवल रिवीजन का रहेगा आपके पास। आपकी हिस्ट्री ख़त्म होने वाली है मुश्किल से। अब इस समय APO मेंस था, PCS प्री है, जे प्री है, उसमें थोड़ा है डिले होने की वजह, लेकिन आपका सिलेबस ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आपकी हिस्ट्री ख़त्म होने वाली है, पॉलिटी, और ये 3 सब्जेक्ट आपको 60 नंबर, हम आपको पहले ही बताएं, कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट से लेके आपको 60 के करीब या 60 प्लस ही प्रश्न मिलेंगे। अब ऐसे ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे हम, आपकी साइंस है तो वो बने रहेंगे, लेकिन इन सब को जो आपको पढ़ाया जा रहा है थोड़ा बृहद लेवल के हैं, तो इन पे आपका अध्ययन पकड़ रहनी चाहिए। ठीक है, डेली टास्क कोर्स केवल यही है कि आपको एक गहनता से बता दिया जाए। हमारा जो मेन चैनल है कि आपको पूरी तैयारी हो, हम PCS क्रैश कोर्स में दे चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर वही आप अच्छे से पढ़ ले जा रहे हैं, हमारे पिछले जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं आप उनसे सलाह ले सकते हैं, या हमारे ग्रुपों में देखिए चर्चा होती है, वो केवल वही PCS जे
क्रैश कोर्स का कंटेंट पढ़ के उनके काम हो चुका है। ठीक है, ये तो केवल इसलिए है कि आपको मेंस कितना अच्छा आप कर पाओ, इसके लिए भी ये डेली टास्क है। प्री पे अच्छी पकड़ रहे और उस गहनता से फिर बाद में आपको जीएस की प्रिपरेशन न करनी पड़े। ठीक है, इसलिए ये ग्रुप डेली टास्क हमारी तरफ से दिया गया है। ठीक है, आइए आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। बातें बहुत हो गई, अकबर के बारे में हम देखते हैं। इतनी लंबी बात करनी नहीं चाहिए थी। 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर शाह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। किनका? अकबर जी का। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं के भाई हुमायूं का जो भाई हिंदाल था, 4 भाई हमने आपको बताया था, उसमें जो हिंदाल थे, अस्करी, हिंदाल और कामरान, तो जो हिंदाल थे उन्हीं के जो सिया गुरु थे वीर बाबा, उन्हीं के दोस्त की पुत्री थी। ठीक है, यानी हिंदाल के दोस्त की यह पुत्री थी। अकबर के जन्म में हुमायूं ने क्या किया था? खुशियों में हर जगह क्या बांटी थी? तस्तरी बांटी थी, याद रखिएगा। हुमायूं ने अपनी मृत्यु से पहले अकबर को बैराम खान के संरक्षक में पंजाब का सूबेदार बनाया था। ठीक है, बैरम खां है ये, याद रखिएगा, बैरम खां। ठीक है, बैरम खां के संरक्षण में पंजाब का सूबेदार बनाया था बचपन में ही। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैराम खां, यानी ये गलत ही प्रिंट किसी ने लिख दिया है, कृपया इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। बैरम खां ये नाम है। ठीक है, बैरम खां ने 1556 में पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक किया। किसने? बैरम खां ने। और वो सन था 1556। 1555 में ही हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिर के लड़खड़ाते हुई थी। लेनू पुना ने क्या कहा था आपने देखा ही इसके पहले लेक्चर में। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 1556 में आदिल शाह सूर के वजीर हेमू ने दिल्ली व आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। इसी समय कौन? एक हिंदू शासक हेमू के बारे में देखेंगे अब आप। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है यह मुगल सेना से। और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास ने एकमात्र, ये आ भी गया, एक हेमू ही ऐसा हिंदू था, यह हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा कि मुगल वंश में एक पहले शेर शाह सूरी अफगान का वंश का स्थापना किया हुमायूं के समय में, और अकबर के समय में ही हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, हिंदू शासक। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मुगल और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 में युद्ध हुआ, जिसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। ठीक है, प्रथम युद्ध हमने देखा 1526 में बाबर के साथ हुआ था, और द्वितीय युद्ध हम किसका देख रहे हैं? बाबर इब्राहिम लोदी प्रथम। द्वितीय क्या देख रहे हैं हम लोग कि मुगल और हेमू के नेतृत्व वाले अफगान सेना के साथ होता है। ठीक है, मुगलों के बीच अकबर के समय। 1556 से 1560 का समय बैरम खां का शासन माना जाता है। मतलब गद्दी पर बैठाए गए थे अकबर, लेकिन वो शासन कौन करता था? बैरम खां, याद रखिएगा। और बैरम खां को कौन सी उपाधि दी गई थी? खान खाना की उपाधि इनको दी गई थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। खान खाना की उपाधि किसे दी गई थी? बैरम खां को। 1560 में इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी विधवा पत्नी सलमान बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया। और हुआ क्या था कि बैरम खां अब लालच में पड़ गया था, वो शासन करने लगा था, और अब अकबर जब बड़े हो गए थे तो इन पे इनका रोक लगाना स्टार्ट कर दी थे। वो चीज़ बैरम खां को पसंद नहीं थी, तो बैरम खां अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे थे। लेकिन इसकी खबर जब अकबर को पड़ती है तो इनसे कहते हैं कि आप हज की यात्रा पे चले जाओ। फिर वो इधर ही हज की यात्रा पे निकलते हैं, फिर वहीं कहीं इनकी मृत्यु हो जाती है बैरम खां जी की। ठीक है, उसके बाद फिर से ये क्या होता है कि उनकी पत्नी जो होती हैं उन्हीं से इनका विवाह सलमान बेगम से वह स्वयं विवाह कर लेते हैं। इन्हीं का एक पुत्र है, उनको क्या करते हैं, वह बीरबल के अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ये है अभी आ गया। बैरम खां के पुत्र का अकबर के संरक्षण में लालन पालन हुआ। बैरम खां का यही पुत्र आगे चलकर अब्दुल रहीम, याद रखिएगा कौन? अब्दुल रहीम के नाम से जाना जाता है। इसे भी अकबर ने क्या दिया? खान खाना का पद इनके पुत्र को भी दिया गया इस नाम से। 1560 में अकबर पर उसकी दायमा माहम अनगा का प्रभाव स्थापित हुआ। माहम अनगा का प्रभाव इनके ऊपर था।
अकबर जी के ऊपर। 1560 से 62 या 64 तक के समय को अकबर के शासनकाल में पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, ये इसलिए कहा गया क्योंकि 1556 से 60 तक तो वो बैरम खां के अंदर रहते हैं, अकबर शासन करते हैं। उसके बाद 60 से 62 या 64 वर्ष तक वो अपनी दायमा महामनगा के अंडर वर्क करते हैं। ठीक है। अकबर के शासनकाल में पहला विजय जो है वो 1561 में कहाँ हुआ, मालवा की थी। और उसमें मालवा का शासक कौन था, तेज बहादुर। और जिसने क्या किया कि अकबर ने पराजित कर दिया, मालवा के शासक तेज बहादुर को। 1568 में स्वयं अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, उदय सिंह द्वितीय। ठीक है, इन्होंने चित्तौड़ पर स्वयं आक्रमण किया और उदय सिंह ने जयमल तथा पत्ता पर किले की रक्षा का भार सौंपकर जंगलों में चले गए। कौन, उदय सिंह, चित्तौड़ का जिसके अंदर शासन था वह जंगलों में चला गया। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ जीतकर इस किले में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। यह अकबर के यश पर एक कलंक था। यही एक बात जो थी अकबर के समय की बहुत कलंकित थी कि इन्होंने चित्तौड़ में हिंदुओं का कत्ल करवाया था। फिर 1572 से 73 में अकबर ने मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर गुजरात पर विजय, यानी मालवा हमने देख लिया, चित्तौड़ देख लिया, वह गुजरात में भी विजित करता है। तो ये इनका याद रखिएगा किस समय कौन सा है, आगे एक फैक्ट में हमने दिए भी होंगे हमारे सर। गुजरात पर विजय प्राप्त की। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुजरात विजय के समय में ही गुजरात ने सर्वप्रथम समुद्र देखा था। छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, बड़े भी एग्जाम में आ सकते हैं। तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया। तो अब यहाँ से भी देख लीजिए कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में किसने निर्माण करा, अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और वहीं पर इन्होंने क्या देखा, पहली बार समुद्र। 1580 में पश्चात मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। इसलिए अकबर ने 1585 ईस्वी में अपनी राजधानी कहाँ बनाई, लाहौर। ये भी याद रखिएगा, इसने अपनी राजधानी लाहौर में भी स्थापित की। 1601 में अकबर ने असीरगढ़ की विजय की, जो अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। तो 1601 का जो इसने युद्ध लड़ा वह अंतिम, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, वह असीरगढ़ का विजय इनका लास्ट और अंतिम युद्ध था जिसमें इन्होंने विजय पताका हासिल की। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने राजपूतों को उस पद पर आसीत किया था। ठीक है, तो कहाँ कहाँ, मालवा, चित्तौड़, गुजरात, असीरगढ़, कई युद्ध इनके महत्वपूर्ण थे, उनमें इन्होंने विजेता हासिल की थी। अकबर ने दीन-ए इलाही नामक एक नवीन धर्म, मतलब धर्म, इन्होंने एक नया धर्म भी चलाया, वह दीन-ए इलाही था जो सुलह कुल की नीति पर आधारित थी। इसी को दैवी एकेश्वरवाद कहा गया। ठीक है, दीन-ए इलाही। और दीन-ए इलाही की स्थापना इन्होंने कब की थी, 1582 में। याद रखिएगा, ये धर्म जो इन्होंने चलाया था वो 1582 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, प्रतिष्ठित हिंदुओं में या इस जो दीन-ए इलाही को मानने वाला था वो एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल था, जिसने यह धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाला कौन था, बीरबल था, याद रखिएगा। ठीक है, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने मजहर की घोषणा, इसने मजहर की घोषणा भी की थी। ठीक है, और मजहर की घोषणा कब की थी इसने, 1579 में, डेट भी याद रखिएगा, 1579 में। तो मजहर की घोषणा के द्वारा अकबर ने धार्मिक विवाद या मतभेद पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार क्या किया, स्वयं अपने हाथों में ले लिया। अकबर की वित्त मंत्री यानी राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल, याद रखिएगा, राजा टोडरमल। ठीक है, और इसी टोडरमल ने क्या की थी, दहसाल व्यवस्था, आप देखेंगे दहसाल व्यवस्था यह लाता है, कौन, टोडरमल का देन है। अकबर के समय में टोडरमल ने किसानों से राजस्व या लगान वसूल करने के लिए दहसाल बंदोबस्त लागू किया। यह 10 वर्षों के लिए बनाया गया था। दहसाल से ही आप समझ लीजिए कि क्या था, वह 10 वर्षों के लिए दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था इसने लगाई थी। अकबर ने मुगल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा। सूबे का प्रमुख अधिकारी जो होता था प्रांत का, वह कौन होता था, सूबेदार। याद रखिएगा कि इसने सूबों में बांटा था और वो प्रमुख अधिकारी कौन होता था, उसे सूबेदार कहते थे। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन था। मनस से तात्पर्य है औहद से है, और अकबर के समय सबसे बड़ा मनसब कौन था, 7000 रुपए का। ठीक है, ये मनसब व्यवस्था थी, मनसब दिया करते थे।
अकबर ने एकमात्र इनके दरबार में केवल एक मानसिंह जो थे, वो जो हिंदू थे, उनको ही क्या था 7,000 मनसद दिया जाता था। मतलब ये उच्च जो मनसद दिया जाता था वो किसे दिया गया था? मानसिंह को, जो इनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध, इन्होंने वैवाहिक संबंध भी बनाया राजपूतों से। आमेर के शासक भारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकूबाई, जिन्हें जोधा भी कहा जाता है, उन्हीं के साथ इन्होंने, अकबर जोधा अकबर मूवी भी आपने देखी होगी, तो वो हरकूबाई के साथ इन्होंने विवाह किया, जो कि क्या थी? छत्री थी, राजपूत। हरकूबाई पहली राजपुत्र कुमारी थी जिसे मुगल हरम में विवाह किया था। मतलब ये पहली राजकुमारी भी थी। अकबर जो था वह नगाड़ा बजाने का शौकीन था, याद रखिएगा, इनकी शौकीन कहाँ थी? नगाड़ा बजाने की। हरकूबाई को मरियम उज्जवानी भी कहा जाता था, याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? मरियम उज्जवानी भी कहा जाता था। सलीम जो यानी जहांगीर था वह इन्हीं का पुत्र था, यानी अकबर और जोधा यानी अकबर और हरकूबाई का पुत्र ही कौन था? जहांगीर। अकबर ने विभिन्न भाषाओं के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए इसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, फारसी में अनुवाद करने के लिए। अकबर ने चित्रणशाला की भी स्थापना की। इसके अलावा संगीत को भी संरक्षण दिया। यह भी शेर शाह सूरी की तरह अनुवाद विभाग, चित्रकला, संगीत सबको इसने शरण दी। इसके नवरत्नों में भी सब एक से एक चित्रकारी थे, गायक थे, राजस्व व्यवस्था थे, आपने देखा ही, ऊपर चर्चा हुई, अभी और होगी। अकबर ने आगरा में, ये देखिए महत्वपूर्ण है, आगरा का लाल किला और इलाहाबाद और तथा लाहौर के किले भी इसने बनवाए। तो अकबर का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का लाल किला, लाहौर के किला, ये सब किसने बनवाया? अकबर ने, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अकबर ने आगरा किले के फतेहपुर सीकरी नामक एक नवीन शहर बसाया, इसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। तो आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी जो है वो अभी किसने बसाया? अकबर ने ही बसाया। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसको भी किसने बनाया? अकबर ने बनाया। इलाहाबाद लाहौर का किला अकबर ने बनाया। आगरा का किला अकबर ने बनाया। लेकिन आगरा का स्थापना किसने की थी? 1504 में सिकंदर लोदी ने, और 1506 को सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। अकबर शेख अलीम चिश्ती, जब हम सूफी आंदोलन पढ़ा रहे थे तो उसमें कौन था? चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था। इसका बंदर कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, शेख सलीम चिश्ती का। अकबर का मकबरा कहाँ है? वह आगरा के सिकंदरा में, यानी आगरा में ही इसने शासन किया और आगरा के सिकंदरा में ही इसको दफनाया गया। भरतपुर के जाट सरदार राजा राय ने इस मकबरे को लूटा तथा अकबर की हड्डियों को जला दिया था। यानी जो सिकंदरा में जो इसको दफनाया गया था उसको जाट सरदार राजा राय ने लूटा और उसकी हड्डियों को जला दिया। अब जिस समय अकबर था उस समय कहाँ कहाँ के कौन कौन शासक और देश था उसके बारे में देख लीजिए। सबसे बड़ा जो उस समय अंग्रेज शासन था वो वहाँ कौन थी? रानी महारानी एलिजाबेथ का शासन था। ठीक है। फ्रांस में कौन थे? सम्राट हेनरी थे। ईरान में कौन थे? शाह अब्बास थे। रूस में कौन थे? जार इवान वैसिलिएविच, ये याद रखिएगा। इन्होंने कई विजय जो हमने ऊपर देखा उनके साल देखने के लिए इसमें रख दिया है कि उन कब कहाँ क्या जीता, उन्होंने आप देखते रहिए। 1564 में गोंडवाना विजय इन्होंने किया, आपने देखा होगा। दुर्गावती, वीर नारायण। ठीक है। मुगल सेनापति कौन था? अशफाक खां थे उस समय। चित्तौड़ हमने देखा, ये इनका कलंकित था जिसमें काफ़ी हिंदुओं को मारा गया था। कालिंजर दुर्ग विजय की इन्होंने, आपने देखा ही, 1570 में। आमेर से संधि की 1562 में। 1562 और एक इसलिए जाना था, इसी वर्ष इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। ठीक है। और इसी वर्ष इन्हें हरम दल से मुक्ति मिली, तो दास प्रथा का अंत भी इन्होंने किया। ठीक है। 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया। 1564 में इन्होंने जजिया कर समाप्त की। ठीक है। आमेर मारवाड़ विजय किया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किया जाता है। ठीक है। असीरगढ़ का इनका अंतिम युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ। ठीक है। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महत्वपूर्ण इनका युद्ध ये भी रहा, याद रखिएगा। हल्दी घाटी युद्ध किसके साथ और कब हुआ ये पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर के जो नवरत्न थे, आइए उनके बारे में देख लीजिए। बीरबल जो पहले थे,
ये सबसे बुद्धिमान थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और इनके बचपन का नाम क्या था? बीरबल का महेश दास। और बीरबल ने जो इन्होंने दीने इलाही की स्थापना की थी, उनको मानने वाला पहला हिंदू शासक था। इनका नाम क्या था? महेश दास। याद रखिएगा, बीरबल का असली नाम महेश दास था। ठीक है। अबुल फजल, ये कौन था? यह सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे और अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना करके यह प्रसिद्ध हुए। तो ये अकबरनामा और आईने अकबरी हमेशा पूछा जाता है किसका लेखन है? अबुल फजल का, जो इनके दरबार में रहते थे। तानसेन, महत्वपूर्ण, इनके बारे में आप जान ही रहे हैं। यह ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। यह संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे और तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठा भरवाड़ी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। किसको? तानसेन को। संगीत देखा कि किस तरीके से अकबर ने हर चीज़ों को संरक्षण दिया था। अब्दुल रहीम खान खाना, वही बैरम खां को भी खाने खाना की उपाधि दी गई थी। तो अब्दुल रहीम उनके पुत्र थे, वो भी बैरम खां के पुत्र थे और इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था और खाने खाना की उपाधि इनको अकबर ने दी थी। मान सिंह कौन था? आमेर के राजा भारमल के पुत्र तथा भगवान दास के यह पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा टोडरमल, हमने ऊपर देखा, इनका जन्म कहाँ हुआ? अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार, टोडरमल भूमि सुधार और दीवाने अशरफ के पद पर रहकर उन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना बनाई थी। ठीक है। हकीम हुमाम, ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। मुल्ला दो प्याजा, अपनी बुद्धिमत्ता व वाकपटुता के कारण यह नवरत्नों में शामिल हुए। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। तो ये मुल्ला दो प्याजा इनका क्या देखते थे? खाने की व्यवस्था इनकी तरफ से रहती थी। किसानों के प्रकार इनके समय में, मुगलों के समय में आइए देख लेते हैं। पाही कास्त, जो अपनी ज़मीन पर खेती करने हेतु तो दूसरे गांव में जाने वाले किसान। जो पाही कास्त किसे बोला जाता था? जो अपनी खेती पर खेती करते थे लेकिन दूसरे गांव में जाकर। खुद कास्त क्या होता था? स्वयं अपनी ज़मीन पर खेती करने वाले किसान, जबकि ज़मीन भी इसी गांव में रहती थी। मुजारे, मालिक की ज़मीन या खुद कास्त किसानों की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान, मुजारे उसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें दिया है, आई देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण ईयर है, नोट कर लीजिएगा। दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर ने हरमदल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर की स्थापना गुजरात विजय के बाद इन्होंने की थी, ये हमने देखा था, जहाँ उन्होंने सर्वप्रथम क्या देखा था? समुद्र को। तो क्या 1571 में। इबादत खाना ये आ ही गया 1575 में। सभी धर्मों के लिए जो खोला 78 में। मजहर की घोषणा 79 में। दीने इलाही धर्म चलाया 1582, अकबर मानने वाला प्रथम हिंदू। इलाही सम्मत इन्होंने चलाया 1583 और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585। असीरगढ़ का अंतिम युद्ध 1601। ठीक है। तो ये अकबर के बारे में विस्तृत, इससे बाहर अकबर से कुछ पूछे जाने की स्थिति में नहीं रहेगा। ठीक है। ये आपका अकबर जी के बारे में हो गई। अब आइए पढ़ते हैं अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर, सलीम जिसे कहते थे, जो किसका था? किनके? हरिया बेगम जो ऊपर पढ़े उन्हीं के पुत्र थे ये। जहांगीर को अकबर शेख बाबा कहता था। अकबर क्या बुलाता था जहांगीर को? शेख बाबा। जहांगीर के आदेश पर उसके पुत्र खुर्रम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है। जहांगीर का ही पुत्र कौन हुआ? खुर्रम। इस समय मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम ने 1615 में मुगलों के साथ संधि की, जिसके अंतर्गत अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जहांगीर के ही समय में खुर्रम ने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के मुस्लिम राज्यों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई। कौन? खुर्रम। आगे देखेंगे खुर्रम से नाराज भी हो जाते हैं। 1620 ईस्वी में जहांगीर के ही समय में खुर्रम ने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की थी।
और जहांगीर ने खुर्रम को इन सेवाओं के बदले में शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। महरुनिसा गयास बेग असमत बेगम की पुत्री थी। महरुनिसा गया किसकी पुत्री थी? असमत बेगम की। प्रारंभ में महरुनिसा का विवाह अली कुली खान से हुआ था, जिसे जहांगीर ने शेरे अफगान की उपाधि प्रदान की थी। महरुनिसा की शादी किसके साथ हुई थी? अली कुली खान। शेरे अफगान की उपाधि जहांगीर ने दी थी, लेकिन शेरे अफगान के मृत्यु के पश्चात 1611 में नीरोज के त्योहार पर जहांगीर ने महरुनिसा से विवाह कर लिया। इसमें हुआ क्या था कि नवरोज का त्यौहार चल रहा था। जहांगीर ने सर्वप्रथम महरुनिसा, और महरुनिसा को ही क्या कहा जाता है? नूर जहां। बहुत विख्यात इनका प्यार था। तो इन्हीं को देखकर वो मोहित हो जाते हैं और वहीं पर जो है महरुनिसा से शादी करने के बारे में सोचते हैं। आइए देख लेते हैं। जहांगीर ने महरुनिसा को पहले नूरे महल की उपाधि दी थी, बाद में नूरजहां की उपाधि दी। याद रखिएगा, नूरजहां इनको तभी कहा गया जो इन्होंने देखा और मंत्रमुग्ध हो गए थे। राजकीय आदेशों तथा फरमानों पर जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी मोहर लगती थी। याद रखिएगा, इतना प्यार में इनकी यह पागल हो गए थे। नूरजहां ने प्रशासन तथा राजनीति में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए एक गुट बनाया, जिसे नूरजहां गुट या जुंटा कहा जाता था। इस गुट में स्वयं नूरजहां, पिता गयास बेग, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम सम्मिलित था। और जिस परिवार में पत्नी के रिश्तेदार या पत्नी का परिवार घुस जाता है, वह शासक हो या परिवार हो, सब में विघ्नता आ जाती है। तो वही हाल अब जहांगीर के साथ भी होगा। जहांगीर के समय में 1563 ईस्वी में 23 ईस्वी में खुर्रम ने विद्रोह किया, जिसे 1623 में खुर्रम ने विद्रोह किया, जिसे 1626 में महावत खां ने दबाया था। फिर उसके बाद 1626 में महावत खां ने विद्रोह किया। महावत खां ने जहांगीर को भी बंदी बनाया था। बाद में नूरजहां ने महावत खां का विरोध दबाया तथा जहांगीर को स्वतंत्र कराया। और जहांगीर और किस लिए जाना जाता था? किसने एक सोने की एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, जो कि कहाँ थी? आगरा के किले के पास थी, यमुना नदी के तट पर। कौन? न्याय की जंजीर होगा आगे तो देखेंगे, वैसे मैं यही बता दे रहा हूँ। न्याय की जंजीर वो कौन, किसकी थी? सोने की न्याय की जंजीर। 1627 ईस्वी में कश्मीर से लाहौर आते समय भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर को कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर में दफनाया गया। याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है कि किस शासक को भारत से बाहर दफनाया गया, तो किसे? लाहौर को। ठीक है। बाबर को हमने कहाँ देखा था? पहले आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार उसे काबुल दफनाया गया। ठीक है। नूरजहां ने वस्त्र तथा आभूषण पहनने की नई नई विधियों का खोज किया था। और इसने क्या किया? नूरजहां की माता कौन थी? असमत बेगम। ये गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज इन्होंने, बहुत मशहूर थी ये। ठीक है। जहांगीर ने नूरजहां के पिता गयास बेग को इत्माद दौला की उपाधि दी, यानी अपने ससुर को कौन सी उपाधि दी? इत्माद दौला की। नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा आगरा में बनवाया। मुगल काल में यह मकबरा संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत थी। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। इकादत मुल्क का दौला संगमरमर से बना हुआ पहला मकबरा था। वह कौन था? नूरजहां के पिता का, इद्दत दौला का। जहांगीर एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसका चित्र इसके सिक्कों पर अंकित हुआ। इसके हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया। सोचिए किस तरीके का दिखाया गया। जहांगीर ने ही बाबर के समान अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम क्या था? तुजुके जहांगीरी, या जहांगीर नाम लिखी थी। तो तुजुके जहांगीरी इनकी खुद की आत्मकथा लिखी है। ठीक है। जहांगीर के समय चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। इस काल का काल चित्रकला के लिए स्वर्णकाल। याद रखिएगा, चित्रकारी के जो स्वर्णकाल कहा चित्रकारी के लिए जो स्वर्णकाल था वह कौन था? जहांगीर के समय। और हिंदी साहित्य का, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की अगर बात करें, हिंदी साहित्य का अगर स्वर्णकाल की बात करें तो वह कौन था? अकबर का समय। याद रखिएगा, वहाँ शायद नहीं है तो यही बता दे रहा हूँ। जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो
खुसरो की हेल्प करने की वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी थी, सिख के 5वें गुरु। ठीक है। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर आते हैं, लेकिन सम्राट अकबर तो मर चुके थे, तो वो जहांगीर के दरबार में यहाँ आता है किससे मिलने? हॉकिंस, अकबर से, लेकिन यहाँ उनसे मुलाकात उनके पुत्र जहांगीर से होती है। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खान यानी इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, इंग्लिश खां की उपाधि किसे मिली? हॉकिंस को। जहांगीर के शासनकाल में ही इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो, यानी दोनों हॉकिंस और टॉमस रो दोनों ही आते हैं जहांगीर के समय। ठीक है। और इसका सर टॉमस रो को ही आगरा के दरबार में अपना राजदूत बना लिया। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर को उसकी न्याय की जंजीर के लिए भी स्मरण किया जाता है। उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई जिसमें घंटियां बंधी हुई थी और उसको राजमहल की दीवारों से लटका दिया गया था। ठीक है। तो सोने की जंजीर एक उसने न्याय व्यवस्था के लिए भी लगाई थी। तो जहांगीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने देख लिए कि किस तरीके से इसके पुत्र खुसरो ने जब विद्रोह किया तो उसका साथ देने वाले अर्जुन देव की मृत्यु की इसने, न्याय की जंजीर लगाई इसने। ठीक है। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, कई क्षेत्र उसने, इसके पुत्र खुर्रम भी था जिसने विजित किया था। ठीक है। और अब जहांगीर का मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हो जाता है। ठीक है। और इसके शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पे थी। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नूरजहां के बारे में हमने देखा। नूरजहां ने अपने पिताजी के नाम उसमें एतदौला की संगमरमर का निर्माण करवाया। ठीक है। अगला शासक है शाहजहां। अब शाहजहां कौन थे? जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का कौन पुत्र था? शाहजहां। इसका मूल नाम क्या था शाहजहां का? खुर्रम। याद रखिएगा, खुर्रम इनका था नाम। शाहजहां का नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानु बेगम से विवाह हुआ। यही इतिहास में मुमताज महल के नाम से जानी गई। ठीक है। तो मुमताज महल कौन थी? अर्जुमंद बानु बेगम, इन्हीं को क्या कहा गया? मुमताज महल के नाम से जानी गई शाहजहां की। 1631 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और शाहजहां ने मध्य एशिया को जीतने का प्रयास किया जो कि असफल रहा। ठीक है। इनकी मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हो गई। शाहजहां के जीवित रहते हुए उसके 4 पुत्रों कौन? दारा, सूजा, औरंगजेब व मुराद के मध्य राज्य पर अधिकार करने के लिए उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। औरंगजेब अभी प्रतापी शासक था, आगे इसके बारे में देखेंगे। और इस युद्ध जो 4 पुत्रों में हुआ उसमें कौन जीतता है? औरंगजेब। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बनाकर अपना पहला राज्याभिषेक कराया। मतलब अपने पिताजी को ही इसने बंदी बना लिया। और तत्पश्चात 1659 में दारा मतलब इसका भाई को अंतिम रूप से पराजित करके औरंगजेब ने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो वह कौन था? औरंगजेब। याद रखिएगा, पूछा जाता है। इस प्रकार से औरंगजेब ने ऐसा मुगल बादशाह था जिसने राज्याभिषेक 2 बार हुआ। अच्छा, इसमें दिया हुआ है। स्थापत्य कला, चित्रकला, जहांगीर और स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला जहांगीर, हिंदी साहित्य अकबर और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्यों कहा जाता है। विद्वानों के मतानुसार मुगल शासकों में शाहजहां का शासनकाल स्वर्णकाल का था। आगरा में ताजमहल बनवाया जिसकी शिल्प ईसा खान था। ताजमहल इसने बनवाया था, याद रखिएगा। और ताजमहल बनवाया इसका ईसी खान था। इसके अलावा शाहजहां के समय में आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास तथा मुरसम बुर्ज भी शाहजहां के समय बनवाए गए थे। मतलब दीवाने खास, आगरा के किले में मोती मस्जिद, ये सब किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आगरा के मस्जिद शाहजहां के समय में उसकी पुत्री ने बनवाया था।
शाहजहां की पुत्री ने आगरा के समय में मस्जिद बनवाया। दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला अकबर ने, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां के समय इसके वजीर सादुल्ला खान ने बनवाई, या शाहजहां के समय में ही बनी। तो आगरा का जो दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का जामा मस्जिद दोनों किसने बनवाया? शाहजहां ने। देखा आपने। शाहजहां के समय बादल खां द्वारा तख्ते ताउस या मसूर सिंहासन, मसूर नहीं मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया तथा इसमें कोहिनूर हीरे को लगवाया गया। इसी के समय था शाहजहां के। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता फैक्ट कि कहाँ से मिला, तो गोलकुंडा की खानों से। शाहजहां ने तानसेन के दामाद लाल खा गुड़ को समुद्र का रक्षण दिया था। तानसेन जो अकबर के समय में दरबारी थे, कवि थे वो। हाँ, शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। शाहजहां को भी ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के पास दफनाया गया था। मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ने आगरा का निर्माण करवाया था और उसी जगह मुमताज महल की कब्र के बगल में ही इनको भी दफनाया गया। अहमदनगर की 1636 ईस्वी में शाहजहां के समय में जीत कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। किसको? अहमदनगर को। जिनको बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब के समय में जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। तो यह इनकी थी शाहजहां की महत्वपूर्ण शासनकाल था। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या किया गया, कैसे इन्होंने क्या क्या निर्माण बनवाया, इनके पुत्र ने ही इनको बंदी बनाया। ठीक है, तो ये शाहजहां से संबंधित फैक्ट थे। आगरा का जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद इन्होंने बनाई, इसलिए स्थापत्य कला का इनके काल को स्वर्णकाल कहा जाएगा। ठीक है, और इसी के पुत्र औरंगजेब और दारा के बीच युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब जीतता है। वह युद्ध जो दोनों बीच लड़ा गया था, इसमें मेंशन ऊपर मैंने बताया, लेकिन वो युद्ध याद रखिएगा वो कौन था? सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध दारा और औरंगजेब इनके दोनों पुत्रों के बीच में हुआ था, जो कब लड़ा गया था? 1658 में, जिसमें औरंगजेब ने विजित किया था और दोबारा अपना मतलब कि गद्दी पर बैठा था। और औरंगजेब कौन था? 2 बार शासन करने वाला। औरंगजेब की बात करते हैं तो मुगल बादशाह ने सबसे लंबा शासनकाल किसका था? औरंगजेब का। ठीक है, शाहजहां के बाद पुत्र। दूसरे स्थान पर किसका है? अकबर का। औरंगजेब ने आलमगीर प्रथम की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। अपने ही पिता को बंदी बनाया था इसने। औरंगजेब को जिंदा पीर और 7 दरवेश भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? आलमगीर प्रथम, जिंदा पीर, ये सब औरंगजेब। यह ऐसा एक मुगल शासक था जो 2 बार राज्याभिषेक किया था, हमने देखा ही। औरंगजेब के समय पहला विद्रोह जाटों का हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोकुल जाट ने। दूसरा विद्रोह कब हुआ? सतनामियों का हुआ। इन दोनों विद्रोह को औरंगजेब ने क्या किया था? दबा दिया था। तो 2 विद्रोह भी होते हैं, याद रखिएगा। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की 1678 में अफगानिस्तान के निकट जमरूब नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। और जसवंत सिंह जब की मृत्यु हुई तब औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र यानी धर्म की दीवार का दरवाजा टूट गया। ठीक है, जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब ने जोधपुर का शासक मानने से मना कर दिया और शर्त रखी कि अजीत सिंह यदि मुसलमान बन जाए तभी इसे जोधपुर का राज्य दिया जाएगा। इसी बात को मुद्दा बनाकर जोधपुर के राठौड़ों ने औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया, और जिसका जो नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास राठौड़ ने। इस संघर्ष में मेवाड़ के शासक राजा सिंह के भी इसकी सहायता की। ठीक है, जोधपुर के राठौरों का यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहता है, क्योंकि वह मुस्लिम बनना नहीं चाहते थे। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया, जिससे औरंगजेब ने पहले 1664 में और अकबर ने हटाया था। देखा, जो अकबर ने जजिया कर का अंत किया था उसे औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया।
इस खुसरो को सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद प्रदान कर आर्थिक सहायता दी थी। इसी बात से नाराज होकर, ये जहांगीर के काल का बात आ गई, ठीक है, अर्जुन देव की मृत्यु के बारे में आ गया, ठीक है। सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को शस्त्र रखने के लिए कहा। हरगोविंद ने ही सिखों को योद्धा की जाति के रूप में बदला थी। ये तो सिखों की बात आ गई यहाँ। सिख के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। औरंगजेब का इन्हीं से संबंध है कि 9वें गुरु तेज बहादुर को दिल्ली में चांदनी चौक में औरंगजेब ने इनकी वध करवा दिया था। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली में। 5वें गुरु को जहांगीर अर्जुन देव को मारा और तेग बहादुर 9वें गुरु को किसने मारा? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह, ये जो महत्वपूर्ण हैं, इनको 10वें गुरु थे। ये किसके पुत्र थे? तेग बहादुर को। इन्होंने ही औरंगजेब के समय सिखों के नेतृत्व का विरोध किया था। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में, याद रखिएगा, 1699 में। इनके 2 पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह दीवार में चुनवा दिया गया तथा इनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह यमगोर दुर्ग की रक्षा करते हुए मारे गए, ठीक है। 1708 में गोविंद सिंह दक्षिण भारत नादिर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती। अब औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी का मकबरा दक्षिण भारत में, इसी को ही क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने, दक्षिण में। यह देखने में कैसा लगता है? जैसे ताजमहल, आगरा के ताजमहल की तरह दिखता है, इसलिए इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है। औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी के याद में यह दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं तथा यह औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब ने बनवाया। कहाँ? औरंगाबाद में, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। औरंगजेब ने चित्रकला तथा संगीत कला का किसी प्रकार से संरक्षण नहीं किया। ये चित्रकारी और न तो संगीत का। 1707 में दक्षिण भारत में रहते हुए औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब को दौलताबाद में शेख जैन उल हक की मजार के पार दफनाया गया, ठीक है। और औरंगजेब किस में रुचि रखता था? वीणा बजाने में अपनी रुचि रखता था, ठीक है। तो ये सभी शासकों के बारे में, आपके बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन दिया। औरंगजेब की एक घटना और बहुत कुकृत्य थी कि 1665 ईस्वी में इसने बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। जो इसके समय में जो मंदिर तोड़े गए थे उसके बारे में देख लेना। सोमनाथ मंदिर टूटा था, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, ये सब इन्हीं के समय में तोड़े गए थे, औरंगजेब के समय, ठीक है। तो इसने जजिया कर का भी अंत कर दिया था, आपने देखा, ठीक है। तो इसने कई गलत कार्य किए थे। जजिया कर इसने पुनः लगाया था। बीबी का मकबरा इसने औरंगाबाद में बनाया, जिसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। ये सब हमने देखा। अपने ही भाइयों को मारना था, अपने भाई को मार के शासन किया इसने, अपने पिता को इसने बंदी बनाया। तो औरंगजेब इस समय का क्रूर शासक माना जा सकता है। इसी वजह से इसी के ही अंत से मुगल वंश का अंत होता है। मतलब मुगल, अभी उत्तर मुगल काल हम पढ़ेंगे तो बहादुर शाह जफर तक चलता है, 1857 की क्रांति तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मुगल वंश, संपूर्ण मुगल वंश खत्म हो गया। आगे अब बढ़ते रहेंगे इसी क्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, अपने लैब बना लीजिए, नज़दीक आपका एग्ज़ाम है। अधिक से अधिक PDF और चीज़ें पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, उतना अपने आप को कंफर्ट महसूस कराएंगे। और आप कंफर्ट रहेंगे तो एग्ज़ाम निश्चित रूप से आपका बेहतरीन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।